वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 8 एसएसटी का चैप्टर नंबर 4, दैट इज इंडियन नेशनल मूवमेंट इन दी स्टेट्स। हम अपना एजेंडा देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या मोस्टली कवर करने वाले हैं या फिर हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होने वाला है वो क्या होने वाला है। सो फर्स्टली हम ये जानेंगे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या हिस्ट्री रहा अलग अलग स्टेट्स में, क्योंकि इंडिया उस वक्त में बहुत बड़ा कंट्री था। एंड जैसे अभी हम जो देखते हैं पार्टीशन इंडिया वैसा नहीं था। सो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते थे, मूवमेंट की डेवलपमेंट अलग होते थे। सो वो हम जानेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि जो नेशनल कॉन्शियसनेस है कि हम एक साथ होकर ब्रिटिशर्स को ओवर पावर करें और या उनके रूल को खत्म कर दें। सो वो नेशनल कॉन्शियसनेस या फिर वो नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ इंडियंस के बीच। फिर हम ये भी पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में जो कि है प्रजा मंडल मूवमेंट, जिसको बाबा रामचंद्र ने लीड किया था। इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन हुआ था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। फॉर एग्जांपल कांतापुरा है, ये राजा राव ने लिखा था। ये एक लिटरेचर है और ये हमें बताता है या एक रिप्रेजेंटेशन है लिटरेचर के फॉर्म में अबाउट द इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो इट्स गोना बी एन इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर। लेट्स बिगिन। सो बेसिकली ब्रिटिश रूल इंडिया में 1858 से लेकर 1947 तक रहा था। इस रूल के वजह से बहुत डीप और लास्टिंग इम्पैक्ट रहा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जिस तरह से हमें एक्सप्लॉइट किया उनका डेवलपमेंट्स जो कि ऑफ कोर्स उनके फेवर में रहा है। तो हम एक छोटा सा टाइमलाइन अब देखेंगे और जानेंगे कि कैसे वो पॉइंट आया जहां एक्चुअली ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करने लगे एंड देन उसका डिक्लाइन। So, the beginning. Early control by East India Company. So, the British power began through the ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हमको पता है कि जो मुगल टाइम में ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास बहुत सारे अच्छे रॉ मटेरियल्स पाए जाते थे। तो उसी के लिए ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो ट्रेडिंग शुरू करें इंडिया से और अपना एक अच्छा होल्ड बनाए इन दी यूरोपियन मार्केट। क्योंकि तब इंडिया का प्रोडक्ट्स या इंडियन रॉ मटेरियल्स का बहुत वैल्यू होता था, टेक्सटाइल का वैल्यू होता था, देन स्पाइसेस। तो इसी के लिए दे वांटेड टू compete with the other companies back in Europe and make their own control over the market. इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ये ट्रेड शुरू किया एंड जैसे जैसे उन्होंने ट्रेड शुरू किया फिर वो धीरे धीरे ट्रेड और टेरिटरीज को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। तब उनका मेन इंटेंशन क्या था कि वो ट्रेड से प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट थ्रू ट्रेड। सो 1857 वो टाइम था जहां एक टर्निंग पॉइंट आया, द इंडियन रेबिलियन। सो एक बहुत बड़ा अपराइजिंग हुआ 1857 में और इसके वजह से ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इससे हमारा ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि धीरे धीरे उन्होंने टेरिटरीज पर भी फोकस करना शुरू कर लिया टू कैप्चरिंग इट फॉर देयर ट्रेड रीजंस। तो 1858 शुरू हो गया उनका ब्रिटिश राज। उनका जो रूल था टेन्योर फ्रॉम 1858 से लेकर 1947 तक। सो इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए। इकोनॉमिक रोल को ध्यान में रखते हुए अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इंडिया हमें पता था कि हब ऑफ रॉ मटेरियल्स था, टेक्सटाइल के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट था, स्पाइसेस एक्सेट्रा। इसी चीज के लिए इंडिया बहुत इम्पोर्टेंट हो गया ब्रिटिश एम्पायर के लिए एंड इंडिया तब फिर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बन गया था। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपोर्ट करना और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इंस्टॉल किए इन द कंट्री सो दैट रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने
के साथ साथ वो प्रोड्यूस करके भी फिनिश गुड्स बना के भी कमा सके और एक बड़ा मार्केट बन सके ब्रिटिश गुड्स के लिए। बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सो बेसिकली ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, ये डेवलपमेंट्स ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, इंडियंस के नहीं। सो बेसिकली ये डेवलपमेंट्स तो बस एक वर्ड है, बट ये एक्चुअली एक एक्सप्लॉइटेशन था अगेंस्ट द इंडियंस। उन्होंने रेलवेज बनवाया, स्कूल्स बनवाया, बट ये सब उनके मतलब के लिए था। उन्होंने बहुत सारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशंस भी किए। इसके वजह से पोवर्टी भी फैलता रहा, जैसे लो वेजेस एंड देन लो प्राइस्ड गुड्स खरीदना। फिर लैंड्स को ऑक्यूपाई करना अपने नीड्स के लिए without actually giving the value to the owners, एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन भी था। ये सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जिसकी वजह से ग्रिम कंडीशन ये सिचुएशन शुरू हो गया इन दी कंट्री, एंड दैट्स वेयर कम्स द राइज ऑफ नेशनलिज्म। अब इंडियंस को लगने लगा कि ये हमारा देश है, इस रिसोर्सेस हमारे हैं, ये अब बाहर के लोग आके हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हमें जैसे रहना है, हमारे रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है वो करने नहीं दे रहे। सो इसके वजह से एक लव क्रिएट हुआ फॉर द कंट्री, फॉर द नेशन, फॉर द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, एंड दैट्स नेशनलिज्म। दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड ऑफ फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम। द इंडियन नेशनल मूवमेंट ग्रू स्ट्रॉन्गर विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग ज्यादा इन्फॉर्म्ड बनने लगे, यूनाइटेड बनने लगे, एंड दैट्स हाउ जो पूरा मास इंडियन मूवमेंट था वो स्ट्रॉन्ग बन गया। फाइनली 1947 में, आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया ऑन 15 अगस्त 1947, एंड ब्रिटिश रूल फाइनली खत्म हुआ। तो ये एक छोटा सा टाइमलाइन था आपको एक ग्लिम्स देने के लिए कि ओवरऑल क्या हुआ हमारे कंट्री के साथ, और उसके थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी देख लिए। अब टाइम है एक छोटा समरी का, जहाँ मैं आपको शॉर्ट में पूरा चीज एक टाइमलाइन के फॉर्म में बताऊंगा। सो बिफोर 1857, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपना धीरे धीरे राज शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी लिख देते हैं। फिर 1857 में क्या हुआ? इंडियन रेबेलियन हुआ अगेंस्ट द कंपनीज रूल। सो बेसिकली हमने देखा कि उनका मेन मोटिव ट्रेड का था, पर धीरे धीरे दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग टेरिटरीज, जिससे वो ट्रेड को और आसान कर सके, और इसके वजह से एक रेबेलियन अपहीवल हुआ अगेंस्ट देम, और उसमें ब्रिटिशर्स जीत गए, एंड दैट्स हाउ दे हैड अचीव कंट्रोल ओवर मेजर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एंड फिर ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया फ्रॉम द कंपनी। 1857 को जो ब्रिटिश मतलब अपहीवल हुआ था, एंड फाइनली 1958 को उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। यहाँ पर क्या हुआ था? रेबिलियन। फिर 1858 से लेकर 1947 तक उनका रूल चला, ब्रिटिश रूल, एंड फाइनली 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। सो ये मेजर 5 इवेंट्स हमने क्विक समरी देख लिया कि हमने क्या टाइमलाइन पढ़ा है। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं, इससे आप लिंक कर सकते हैं अपने सारे आइडियाज जो चैप्टर देना चाह रहा है, कन्वे करना चाह रहा है।
आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। नेक्स्ट सेशन में हम आगे इंट्रोडक्शन को और आगे लेते हुए हम पढ़ेंगे कि कैसे रूल ब्रिटिशर्स ने रूल किया इन इंडिया, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद अलग अलग नेशनलिस्ट आइडियाज का फैलना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी के बारे में, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, एंड देन फाइनली हम फिर बढ़ेंगे आगे कि नेशनल मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था एंड सो ऑन। Thank you so much for watching and see you in the next one. Thank you.